हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हॉराइजन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, कुछ कॉमन क्वेश्चन और उसके आंसर्स। यहाँ पे आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा कैसे आपको ये पीएचडी इंटरव्यू क्रैक करना है। तो जो लोग पीएचडी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं इंडिया के लिए या फिर अब्रॉड के लिए, तो उन दोनों कैटेगरी के लिए ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले के दो वीडियोस देख के आए अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपने देखा है और आपको ऑलरेडी एक पीएचडी इंटरव्यू का कॉल आ गया है तो कॉन्ग्रेट्स। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी एक पीएचडी इंटरव्यू कॉल आ चुका है या फिर आने वाला है। तो कॉन्ग्रेट्स दोस्तों, आपने फर्स्ट हर्डल क्रॉस कर दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप खुद के ऊपर भरोसा रखो कि आप में वो चीज है जिसके ऊपर बेस करके वो प्रोफेसर आप में इंटरेस्ट ले रहा है। अब बस एक हर्डल दूर हो आपके मंजिल में पहुंचने के लिए। वो पोजीशन आपके लिए ही बना है कि आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पहला चीज क्या आपको माइंड में रखना है कि आप पैशनेट हो रिसर्च में। आपने ईमेल में या अपने एप्लीकेशन में ये ऑलरेडी डाल दिया है, प्रोफेसर कन्विंस्ड है। आपको इंटरव्यू के टाइम पे ये नहीं दिखाना है कि ये फेक है या फिर आपने किसी टेम्पलेट से उठाया है। जो आपने ईमेल या एप्लीकेशन में लिखा था वो जेन्युइन साउंड करना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। सेकेंडली, आपने अपने सीवी में सच लिखना चाहिए, ये तो बड़ी बात है। अगर बाई चांस झूठ लिख भी दिया तो जो रिसर्च स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये जो जो आप दिखा रहे हो ये सब जेन्युइन होना चाहिए। तो प्रिपेयर कर लो पहले से, क्योंकि प्रोफेसर जो जो एप्लीकेशन में है सब कुछ जज करेगा, उसके बेसिस पे ही आपको वो पोजीशन मिलेगा। ये सब था आपके सीवी में तभी आप इंटरव्यू कॉल मिला है। अगर इंटरव्यू में आके दिखा कि हाँ नहीं, आप में ये सब कुछ फेक चीज किया है, तो भूल जाओ, तो ये पोजीशन आपको नहीं मिलने वाला। और लास्ट, अगर कभी कभार होता है कि हाँ, हम सब कुछ करते हैं, बहुत पढ़ाई किया है, बहुत प्रिपरेशन लिया है, बट जब वो टाइम आता है हम लोग नर्वस हो जाते हैं। बिलीव मी, नर्वस नहीं होना है। प्रोफेसर जो सारा सवाल आपको पूछेगा, जरूरी है कि सारा कुछ आपको आ जाए। आपको जो आता है वो आप वहां पे डिलीवर करके आओ, बाकी वो प्रोफेसर जज कर लेगा उसमें ही। सो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट लूज मत करना है। अब कोई सवाल नहीं भी आ सकता है, इट्स फाइन, बट बी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू फेस इंटरव्यू। प्रेजेंटेशन इंडिया के लिए तो उतना नहीं होता है, क्योंकि वो जब आपका प्रीवियस वर्क होता भी नहीं है तो दिखाना भी नहीं है जब आप इंडिया के पीएचडी के लिए अप्लाई करो। बट अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हाँ, ये तो फिर मस्ट होता है कि दिखाना तो है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए तो प्रेजेंटेशन किसके ऊपर देना है कि प्रीवियस क्या क्या काम किया है, रिसर्च वर्क। ये रिसर्च वर्क क्या होता है? आपका मास्टर थीसिस हो सकता है जो मेजरली 1 ईयर या 6 महीने का होगा। आपका इंटर्नशिप समर विंटर जो कहीं भी कुछ भी किया होगा तो डाल देना वहां पे। बैचलर थीसिस कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता है, तो बट अल्टीमेटली जो जो किया है सब डाल दो। सब आपका एक्सपर्टाइज वहां पे होना चाहिए कि क्या किया है, किसके पास से किया है, कौन सा इंस्टीट्यूट है और उससे क्या क्या आपने सीखा है। ये सब वहां पे इन ब्रीफ होना चाहिए कि जैसे उसको पता चले हाँ, इसको ये आता है, तो तभी वो आप कंसिडर करेगा। एक और बात, जिसको अप्लाई करना उसके हिसाब से ये अलाइंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मास्टर्स में कुछ अलग ही काम किया है और मैंने पीएचडी में और कुछ और करना चाहता हूँ और दोनों में मैं कुछ लिंक ही एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में एक लिंक आपको एस्टेब्लिश, अपने काम अलग कर ही सकते हो आप, पर सब में एक लिंक, और वो जस्टिफाई होना चाहिए कि ये सब क्यों उस प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट में फिट होगा। तो ये आपका प्रेजेंटेशन में जाएगा। उसके बाद आता है कैसा ये सब डालना है। वो तो ब्रीफ में सारा सीवी में डाल दिया। अभी अगर प्रेजेंटेशन जब आपको देने को बोलेगा तो प्रेजेंटेशन यूजुअली 15 मिनट से आधा घंटे का होता है। तो स्लाइड्स भी उतने ही बनाने हैं। ऐसा नहीं बहुत रिसर्च करना है, बहुत डालना है। प्रोफेसर को बोर नहीं करना है। प्रोफेसर को इन ब्रीफ बस अपने रिसर्च वर्क देना है कि क्या रिसर्च किया है। एक अच्छा स्टोरी होना चाहिए, क्यों वो रिसर्च इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा इंट्रोडक्शन जितना वाइडर ऑडियंस के पास पहुंचेगा, उतना तुम्हारा रिसर्च इंपॉर्टेंट लगेगा और तुम्हारा सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेगा।
और तुमको ये पता होना चाहिए तुम ये रिसर्च क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रोफेसर ने किसी ने बोला था, भैया ने बोला, सर ने बोला तो मैंने ये किया था। तुमको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि तुम ये क्यों कर रहे हो। अगर इंडिपेंडेंट थिंकिंग का तुम्हारा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा पोजीशन नहीं मिलने वाला। प्रोजेक्ट यूनिक क्या है ये तो तुमने बता दिया। अभी रिसर्च का रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या आउटलुक है, क्या फ्यूचर प्लान है, ये सब को तुमको पूरा प्रिपेयर करके जाना होगा। आपको पता है कि मास्टर थीसिस में कभी कभी पता नहीं होता कि हाँ क्या इतना 2 महीने का काम था, ये 6 महीने का काम था। बट जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पूछो किसी से, फिर गाइडेंस लो, या हम लोगों को कांटेक्ट करो, या फिर जो तुम्हारे पास सीनियर है जिसने क्लियर किया होगा, या फिर जो सीनियर इंसान है, या फिर तुम्हारा प्रोफेसर इंडिया में जो तुमको हेल्प कर सकता है। पूछो कि हाँ मुझे इंटरव्यू में बताना है तो क्या करूँ। वो लोग श्योरली तुमको हेल्प करेंगे फॉर श्योर, या फिर हमारे पास आओ, हम भी तुमको गाइड कर सकते हैं। पर ये सब होना चाहिए, क्योंकि कोई बाहर का इंसान ऐसे वेला नहीं बैठा है कि वो तुमको ऐसे ही ले ले। उसको श्योर शॉट चाहिए कि हाँ इस बंदे को मैं इसलिए हायर करना चाहता हूँ कि इसके पास ये सब है, इसने ये किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वर्क दिखा लिया उससे तो क्वेश्चन वगैरह आएंगे कि तुम्हारा काम क्यों इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह, क्यों तुमको ये किया है। अभी प्रोफेसर अपना देखेगा, तो ये इंडिया में भी पूछता है, अब्रॉड में भी पूछेगा कि क्यों तुम वही रिसर्च टॉपिक चूज करना चाहते हो, क्यों तुमने मास्टर थीसिस में ये किया और पीएचडी में ये करना चाहते हो। अगर सेम करना चाहते हो, क्यों सेम करना चाहते हो, डाइवर्स क्यों नहीं कर रहे हो। अगर डाइवर्स टॉपिक में जा रहे हो, किसी टॉपिक चेंज कर रहे हो, तो क्यों चेंज करो, क्यों सेम नहीं, ये तुम्हारे पास क्लियर आंसर होना चाहिए। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे अलाइंड है, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन तुम्हारे पास होना चाहिए। तो स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारा रिसर्च कम भी हो तब भी चलेगा, बट तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर स्टोरी होना चाहिए कि क्यों तुमने ये एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो उस प्रोफेसर को अप्लाई करने के लिए। और ये ऐसा मत सोचना है कि मैं उस प्रोफेसर के पास जाऊंगा वही मुझे देने वाला है। प्रोफेसर तुमको क्यों हायर करेगा। प्रोफेसर को अपना पेपर निकालना है, तो वो भी चाहेगा एक स्किलफुल पर्सन को वो हायर करे। तुम्हें भी सोचना है कि प्रोफेसर को कैसे लगेगा कि वो एक स्किलफुल पर्सन को हायर कर रहा है। तुम क्या प्रोफेसर को दे सकते हो कि तुमने ये किया है, तुम्हारा एक्सपर्टाइज ये है, इसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तो तुम इसमें डिलीवर कर सकते हो या इसमें कुछ अपना डेवलप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस तुम खुद को आस्क करो, क्योंकि प्रोफेसर तो ये आस्क करेगा। तब प्रोफेसर के सामने अगर तुम हिचकिचाए तो बेटा मुश्किल है तुम्हारे लिए। उसके बाद क्या चैलेंजेस तुम देख सकते हो इस रिसर्च में। देखो, रिसर्च एक प्रोसेस है जहाँ पे तुम क्वेश्चन खुद को पूछते हो कि क्या यहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा ही नहीं है कि बुक पढ़ लिया, एग्जाम लिख लिया, तुम्हारा हो गया, मार्क्स आ गया, ठीक है, डिग्री मिल गया। ऐसा नहीं होता है। तुम तो चैलेंज आइडेंटिफाई करने का तुम्हारा अप्रोच प्रोफेसर देखेगा कि अगर तुम प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो पीएचडी में क्या करोगे, क्या प्रोजेक्ट करोगे। तुम जितना अच्छा चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हो, उतना तुम्हारा अच्छा पब्लिकेशन आएगा और वो फिर वो प्रोफेसर के लिए भी हेल्पफुल है। तो ये तुम एक बार देख लेना और खुद का पूछ लेना। इसलिए प्रीवियस वर्क स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रोफेसर के पास जा रहे हो उसका क्या रिसर्च वर्क है, और वहां पे क्या क्या चैलेंज तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो जो तुम अपना एक्सपर्टाइज से सॉल्व कर सकते हो। या फिर एक्सपर्टाइज कुछ एक होप, तो ऐसा ही नहीं है कि इंटरव्यू में पूछ लेगा कैसे सॉल्व करोगे, प्रोजेक्ट बता दो। नहीं, तुम्हारे पास एक विजन होना चाहिए कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, लेट मी ट्राई। तो वही काफी होता है कन्विंस करने के लिए प्रोफेसर को। फिर प्रोफेसर तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लेगा। एक होता है मोटिवेशन और तुम्हारा फिटनेस क्या है। फिटनेस फिजिकल फिटनेस नहीं, बट तुम उस ग्रुप में कैसे फिट कर सकते हो। एक प्रोफेसर के पास, एक छोटे प्रोफेसर के पास भी इंडिया में 1000 एप्लीकेशन आता है पीएचडी के लिए। तो सोचो अगर अब्रॉड में जाते हो तो कितने सारे एप्लीकेशन आते हो, और व्हाइट वर्ल्ड सारे पृथ्वी से आते होंगे। तो तुमको क्यों सिलेक्ट करना है। तब बात है क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ स्किल होगा। ये बोलेगा मुझे देखो, ये बोलेगा मुझे देखो, पर तुमको क्यों प्रोफेसर चूज करेगा, तुमको क्यों देखेगा। तो पहला क्वेश्चन, ये सब जनरल क्वेश्चन है, तो क्यों तुमको पीएचडी करना है। अब पीएचडी अगर करना है इस टॉपिक में क्यों करना है। इस टॉपिक में करना है तो मेरे जैसे इस टॉपिक में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों करना है, इसी यूनिवर्सिटी में उसको क्यों नहीं चूज किया, मेरे पास ही क्यों आना है। तो हर एक ये सवाल का तुम्हारे पास एक अच्छा आंसर होना चाहिए कि ये सर इसलिए मैंने आपको चूज किया है, क्योंकि आपका ये काम मुझे अच्छा लगा, आपका ग्रुप का ये क्या बोलते हैं कि इक्वेशन खूब अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो
ऐसा कुछ आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। और प्लीज ये जेन्युइन साउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फेक आंसर किसी गूगल से उठा लिया। इसके लिए टाइम दो। ये सब सवाल तो आएगा ही। और उसके बाद नेक्स्ट 10 साल में तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? ये सवाल तो कॉमन होगा, तुमने कहीं बहुत यूट्यूब रील्स में या फिर बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, क्योंकि आईटी पीपल को तो ये पूछते हैं। अभी हमारे साइंस फील्ड में भी ये सब पूछना स्टार्ट हो गया कि क्यों पीएचडी करना है, पीएचडी करके क्या करोगे, मास्टर्स के बाद क्यों जॉब नहीं किया? अगर मास्टर के बाद जॉब करना था, 2-3 साल प्रोजेक्ट करके ऐसे ही तुमको जॉब मिल जाता। पीएचडी क्यों करना है? अपना आपने आपको क्यों घुसाना है ऐसे? 10 साल बाद क्या करना चाहते हो? तो कोई कोई बोलता है कि हाँ, पीएचडी करने का मुझे पोस्ट डॉक करके एकेडमिया में जाना है। कोई बोलता है कि नहीं, पीएचडी करके मुझे इंडस्ट्री में जाना है, तो इंडस्ट्रियल फिट होना है मुझे, ये सब करके अपना रिसर्च वर्क जो हमने स्टडी किया है तो वो काम में लाना है। आइदर केस इज फाइन, बट ये जेन्युइन और ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए तुम्हारे तरफ से। जनरली एकेडमिया अगर बोलते हो तो वो प्रेफर्ड आंसर होता है प्रोफेसर के लिए, क्योंकि वो खुद भी एकेडमिया पे है। बट इंडस्ट्री बोलते हो तो वो चिढ़ेगा नहीं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट इम्पैक्ट है। तुमको इंडस्ट्री करना है क्योंकि एकेडमिया सबको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता। रिसर्च करना अच्छा लगता है, बट एकेडमिया पे हाँ, स्टूडेंट के चौके एक ही चीज रोज पढ़ाओ। ये सब ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो ये तुम मान के चलो कि तुमको कोई एक जेन्युइन आंसर देना है कि 10 साल के बाद तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, कि उसके पास पीएचडी करके तुमको क्या क्या करना है। और लास्ट तुम ही को पूछेगा कि तुमको क्यों सिलेक्ट करना है। तुम्हारे पास तुम ऐसा क्या करने वाले हो या ऐसा क्या कर चुके हो कि क्या लेना है। तुम्हारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना हमेशा। लास्ट टू सम अप एकेडमिक और टेक्निकल क्वेश्चंस, तुमको बेसिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए तुम्हारे सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मैं खुद एक केमिस्ट हूँ, तो मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि अगर केमिस्ट्री में आता है तो सब्जेक्ट वाइज तुम्हारा पहला कुछ सेट ऑफ सवाल तुम्हारा प्रीवियस वर्क से आएगा कि तुम्हारा काम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना है, और काम का कैस क्यों ऐसे किया, क्या दूसरा प्रोस्पेक्ट हो सकता था, ऐसे अगर किया होता तो क्या हो सकता था। दोज इफ्स एंड बट्स, दोज आर वेरी माइन्यूट डिटेल्स। और एक पैट सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएगा जहां पे तुमको बेसिक बेसिक पूछेगा। अगर केमिस्ट्री में करते हो तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक इनऑर्गेनिक, जो तुमको बेसिक एक मास्टर स्टूडेंट को जानना चाहिए, अप्लाइज टू एवरी फील्ड। उसका बेसिक मास्टर्स का नॉलेज वो चेक करेगा, बाई हुक और बाई क्रू। क्योंकि ऐसे ही किसी को नहीं उठा सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हाँ, मैंने बहुत रिसर्च किया बट पढ़ाई नहीं किया उतना अच्छे से, फिर क्यों तुमको क्यों लेगा? फिर लेने कोई मतलब नहीं है उस रिसर्च का। फालतू फेंक दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोफेसर जो पब्लिश कर रहा है उसको, प्रोफेसर का 2-3 मिनिमम आर्टिकल तुमको पता होना चाहिए। मुझे पता है कि हाँ, कितने सारे के, बट जो तुमको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहा है उसका तो पता ही होना चाहिए। उसका 2-3 आर्टिकल पढ़ो, उसको समझो क्या वो करना चाहता है, उसका रिसर्च कौन से मोड ले रहा है, तुम उसको क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तुमको अगर नहीं भी समझ में, ठीक है, तुम बोलो कि मुझे यहाँ तक समझ में आया, बाकी मुझे नहीं समझ में आया, बट मुझे पता है जहां तक मुझे समझ में आया, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो वो क्लिक होना चाहिए प्रोफेसर को कि हाँ, ये ऑनेस्ट है, ये बता रहा है मुझे यहाँ तक। फिर प्रोफेसर भी तुमको हेल्प करेगा कि हाँ बेटा, यहाँ तक ये होता है, फिर हमने ये किया। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो एक स्टूडेंट जो अप्लाई करे उसको सब कुछ समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है, जो लिटरेचर पर के अगर सब कुछ समझ में आ जाता है ग्रुप के ऊपर, तो फिर रिसर्च करना ही बेकार हो गया होगा। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट, बेसिक स्किल्स के बारे में पूछेगा। जैसे मैं अगर केमिस्ट हूँ, मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि हमारे फील्ड में पूछता है कि एचपीएलसी, यूपीएलसी ये सब आता है क्या, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जैसे जीसी, जीसीएमएस ये सब यूज किया है क्या। उसके बाद कितने सारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक्स तुमको पता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन ये फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में, सब में अप्लाई होता है। कि ये सब बेसिक जो क्वेश्चन है वो तुम इंस्ट्रूमेंट तुमने यूज किया है कि नहीं, ये बोलना है। इंडिया में ठीक है, हम इतने सारे फैसिलिटीज कभी कभार यूज नहीं भी कर सकते, बट ये भी बताना है कि नहीं, मैंने यूज नहीं किया, बट आई आई वुड बी हैप्पी टू लर्न। वो होना चाहिए कि अगर वो देखेगा कि नहीं, तुमने सीखा नहीं और तुम डर रहे हो कि नहीं मुझे सीखना भी नहीं है, अगर किसी और तरीके से हो जाए तो नहीं होने वाला। तो अगर होना है तो यू आर ऑलवेज ओपन टू लर्न। देखो, नहीं अगर जानते हो, ये उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो तुमको सिखा लेंगे। बट सीखना भी नहीं चाहते, ये इशू है, ये एकदम मान के चलो। यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू लर्न।
और किसी से भी, ये सीनियर से भी सीख सकते हो, जूनियर से भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो तो जूनियर है, वो तो मास्टर से, मैं पीएचडी करने के बाद उससे सीखूंगा वो इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं चलता है। जो जिसको आता है उसी से सीखना होगा। यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू लर्न, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो तुम्हारा प्रोफेसर है, सीनियर है या जूनियर है। ऐसे सारे बहुत और भी सवाल होते हैं टेक्निकल चीज, वो हमारे चैनल को फॉलो कर लो तो तुमको मिल जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो तुम सीएसआई नेट या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लो वहां का प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम, ये रिसर्च प्रॉब्लम की बात मैं कर रहा हूँ। वहां पे तुम क्रिटिकल, यहाँ पे प्रोफेसर तुमको एक रिसर्च प्रॉब्लम देके बोलेगा कि तुम्हारा अप्रोच क्या होता है अगर तुमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम अगर करना है तो तुम क्या क्या सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम 100% उसी वक्त सॉल्व कर दोगे, ऐसा नहीं होता। वरना वो प्रोफेसर तुमको नहीं देता, बट प्रोफेसर तुम्हारा अप्रोच देखना चाहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम तुमको दिया गया तो तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो, तुम कितना कॉन्फिडेंट हो रहे हो, कितना रैशनल अप्रोच ले रहे हो। और अगर तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता, ठीक है, प्रोफेसर तुमको हेल्प करेगा, या फिर नहीं भी सॉल्व होता, ठीक है, प्रोफेसर बस तुम्हारा अप्रोच देखना चाहता है, तुम कैसे रैशनली अप्रोच कर रहे हो, वही इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोफेसर पूछेगा तुमको कि अगर तुमको पीएचडी मिल गया, सपोज बेस्ट केस सिनेरियो, पीएचडी मिल गया और तुम्हारा प्रोजेक्ट क्लिक नहीं किया, ऐसा ही होता है। फर्स्ट 1 साल में तो कुछ नहीं हाथ लगता, तब तुमको इन्वेस्टिगेट करना क्या मेरा पीएचडी होने वाला है। अगर काम हो गया तो बिंगो, अगर नहीं होता है वो नॉर्मल है। तो अगर तुम फेलियर्स को कैसे हैंडल करोगे, क्या तुम्हारा स्ट्रेंथ है, कैसे तुम अपना स्ट्रेंथ को यूज करके वो हाइपोथेसिस अपना काम करवा सकते हो, कैसे फेलियर्स हैंडल कर सकते हो उस फर्स्ट ईयर में जब तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट क्लिक नहीं करने वाला। अगर क्लिक कर गया तो उसको कैसे शेप इनटू पब्लिकेशन तुम डाल सकते हो जो तुम्हारे पीएचडी फर्दर थीसिस में भी काम आएगा। तो ये सब टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ होते हैं जो हाई लेवल, पहले का जो स्लाइड्स मैंने बोला है वो प्रिपेयर कर लो अच्छे से। उसके बाद यहाँ तक अगर वो इंटरव्यू तुम्हारा आया, तो अगर प्रोफेसर तुमको ये सब सवाल पूछ रहा है तो समझ लेना तुम्हारा 50-60% इंटरव्यू कवर हो गया है। वो ही इज इंटरेस्टेड टू हायर यू, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो तब तुमको ये सारे सवाल पूछेगा। अभी वो सोच रहा है मैंने इसको हायर तो कर लिया, हायर करने के बाद ये कैसा बिहेव करेगा, तब ये सवाल आता है। तो 50-60% चांस है तो तुमको ले लेगा वो। फिर तुम्हारे ये सब सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसको मैं अगर लूं तो क्या होगा। तो इसके ऊपर नेक्स्ट 30-40% इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसको लेके क्या होगा मेरा। और बाकी रिमेनिंग 5 to 10% चांस ऑलवेज लक के ऊपर होता है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। तो ज्यादा लेट नहीं करके हम आगे बढ़ते हैं टू गेट मोर इंसाइटफुल। ये सब कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है जो प्रीवियस फॉलो अप है, जो तुमको पूछेगा कि हाँ अगर डेडलाइन दे दिया, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट का हमेशा डेडलाइन होता है कि इसमें रिवीजन सबमिट करना है, यहाँ तक में यहाँ का पेपर सबमिट कर, तुम डेडलाइन कैसे मैनेज कर सकते हो, टीम में कैसे वर्क कर सकते हो, क्योंकि पीएचडी तो तुम एक अकेला नहीं होगे, लैब में बहुत सारे लोग होंगे, तो सब में एक हार्मनी होना चाहिए। फिर सिचुएशन में कुछ सिचुएशन देगा तुमको, जैसे हम लोग ट्रूथ देयर खेलते हैं कि ट्रूथ देयर सिचुएशन क्या है, सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो। तो फिर तुमको वो सिचुएशन प्रोफेसर भी दे पूछेगा वहां पे, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी हम्बल, एंड उस हिसाब से अपना रैशनल आंसर देना। बाकी ये सारे क्वेश्चंस तुम निकाल लोगे, क्रिटिकल पार्ट तुमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो यहाँ तक अगर आ चुके हो, ट्रस्ट मी तुम्हारा ऑलरेडी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत सारा बढ़ गया है। तो जस्ट बी विद इट एंड अच्छे से इंटरव्यू फिनिश करना है, ये सब अच्छे से वर्क, क्योंकि ये सब तुमको प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, ये सब को ऐसे ही आ जाएगा। बट ये उस पॉइंट पे हम नर्वस हो जाते हैं, इसलिए मैं डाल दिया ये सारा क्वेश्चंस भी, कि तुमको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ऐसा टाइप के क्वेश्चंस भी आने वाला है। ये नहीं कि ये गुगली हो जाए उस वक्त में, सारा अच्छा अच्छा बाउंसर खेल लिया फिर के फुल टॉस में आउट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सब हो गया, तो तुम्हारा जो मेरिट है तुमने दिखा दिया। अभी फंडिंग का भी इशू होता है दोस्त। तो पीएचडी फंडिंग क्या क्या ऑप्शंस होता है, देखो डार्ट होता है जर्मनी के लिए, यूएसए का तो यूनिवर्सिटी फंडिंग होता है। हाल हाल में यूएसए में यूनिवर्सिटी का फंडिंग का भी कुछ लोचा होता है कि हाँ फंडिंग नहीं मिल रहा, बट वो अलग बात है, ये सब तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, वो लॉन्ग टर्म सिचुएशन है। तो पीएचडी फंडिंग क्या है, अगर तुमको एक्सटर्नल फंडिंग के लिए वो बोल रहा है
कि उसको अगर लगता है कि तुम अच्छे कैंडिडेट हो या फिर तुम्हारा सीवी स्ट्रांग है तो तुमको बोल सकते हैं एक्सटर्नल फंडिंग के लिए अप्लाई करो, डाट के लिए, मैरी क्यूरी के लिए। और एक सवाल होता है क्योंकि टीचिंग असिस्टेंटशिप करना चाहिए। ये तुम्हारा एप्लीकेशन में भी मैंने शायद पहले बोला होगा कि अगर तुम टीचिंग असिस्टेंट रहते हो तो वो बहुत हेल्प होता है, क्योंकि कभी कभार वो पीएचडी का एक अच्छा खासा पैसा वो टीचिंग असिस्टेंट से आता है। तो अगर तुमने इंडिया में मास्टर्स या बैचलर्स के दौरान कहीं पे भी टीएशिप किया है, लैब या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कोर्स या फिर थियोरी कोर्स में, तो ये एक्चुअली तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि तुम क्योंकि बाहर तो पीएचडी को ही करना होता है, तो वहां पे मास्टर लोग टीएशिप नहीं करते। तो वो एक प्लस पॉइंट है, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर करो उसको। लास्ट वो पूछेगा, अभी तो इंटरव्यू ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ गया है, तो वो अभी तुमको पूछेगा कि तुम क्या क्या पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तुम उसको तो फिर ये कुछ क्वेश्चंस है जो तुम पूछ सकते हो, इसके अलावा भी तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, वो तुम यू फील फ्री टू आस्क देम। बट अपना लिहाज रख के पूछना कि हाँ रैशनल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मैं बुद्धू लगूं, ऐसा नहीं पूछना है। ये सब पूछना है कि पीएचडी, आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो पीएचडी का, मेरा छोटा मोटा रिसर्च एक्सपीरियंस है, मैं मान के चलता हूँ आपके पास। तो वो प्रोफेसर आपसे क्या कितना जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक महीने में तुमको बोलेगा अगर पेपर पब्लिश करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर तो तुम्हारे लिए बहुत प्रेशर हो जाएगा, फिर उस ग्रुप को ज्वाइन करने का कुछ मतलब ही नहीं है तुम्हारे लिए। वो सुपरवाइजर कैसा है ये भी तुमको पता करना है। ये तुम अगर उसको नहीं पूछ सकते, किसी बाहर वाले को पूछो कि जो उस ग्रुप में है या फिर जो उसको जानता है, बट ये कॉन्फिडेंशियली पूछना है। और पीएचडी टाइमलाइन कितने साल में देगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। इंडिया में 5 साल का फेलोशिप मिलता है, और 5 साल में देता है कि नहीं ये तुमको पूछना है। 5 साल में कितना काम दिखाना है, पीएचडी में कितना चैप्टर होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई कोई प्रोफेसर 4 चैप्टर चाहता है, कोई कोई प्रोफेसर एक चैप्टर से ही खुश हो जाता है, कोई कोई 5 साल में देता है, कोई कोई 5 से 7 साल तक लगा देता है। ये इंडिया का बात कर रहा हूँ। अगर बाहर आते हो, बाहर भी पूछना है। बाहर यूएसए में 5 साल का होता है, यूरोप में 3 से 4 साल तक का होता है। तो कौन सा प्रोफेसर किस कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स में खुश होता है, क्योंकि अभी तुमको लग रहा है कि हाँ बस मिल जाए तो काफी है, बट ये सब भी तुमको लॉन्ग टर्म में सोचना होगा, वरना ज्वाइन करने के बाद तुम रिग्रेट करोगे, काश वहां पे ज्वाइन नहीं करके उस ऑफर मिला था, वहां पे ज्वाइन किया था, वहां पे 3 साल में मिल जाता, या फिर वहां पे 5 साल मुझे और थोड़ा सा टाइम मिल जाता मेरा प्रोजेक्ट, यहाँ पे तो 3 साल में खत्म हो गया, ज्यादा कुछ मैं कर ही नहीं पाया। ये सब खुद को पूछना है कि तुमको कौन सा फिट होना है, 3 साल का करना है, 5 साल का करना है, ज्यादा करना है, कम करना है, कितना पेपर तुमको निकालना है, तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और कौन से प्रोफेसर के साथ तुम्हारा ये फिट बैठ रहा है। तो ये सब पूछना है उसको, तब वो प्रोफेसर सोचेगा कि हाँ ये थॉटफुल है, ये भी मुझे ज्वाइन करना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्ट दिखा रहा है कि तुम ठीक है छोड़ दो, तो उसका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे बारे में, फिर वो दूसरा कैंडिडेट को भी देखेगा। फिर तुम्हारा बॉल फिर तुम्हारे कोर्ट में नहीं है, दूसरे के कोर्ट में चला गया, वो भी बहुत बदतर निकला तुमसे, तो फिर तुम्हारे चांस है। वरना वहां पे तुम इतना आगे तक आके भी तुम्हारा कन्वर्ट नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा। और लास्ट ये भी पूछना है कि इंटरव्यू का आउटकम कब बोलने वाला है। यहाँ पे ट्रिकी है, ये सवाल वो जब सुनेगा तब वो सोचेगा हाँ ही इज ईगर टू ज्वाइन मी। अगर ये सवाल में तुमको पता ऑलमोस्ट लग जाएगा तुमको लेने वाला ही नहीं लेने वाला, या फिर ही इज डाउटफुल, तो तुम इस हिसाब से भी अपना प्रिपरेशन फिर दूसरा एप्लीकेशन में स्टार्ट कर सकते हो। कि अगर सपोज इंटरव्यू तुम्हारा अच्छा नहीं गया और वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो तुम फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करोगे, तुम दूसरा के लिए प्रिपेयर करो, फिर दूसरे को मेल करो। तो ये भी टाइम वेस्ट प्रोसेस है ना। अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ठीक है, तुम होल्ड करो, बोलो कि अगर वो बोल रहा है कि 1 वीक में मैं तुमको बोलूंगा कि इंटरव्यू ले आए नहीं, और तुमको लग रहा है कि हाँ अच्छा दिया है तो ये ले सकता है, तो 1 वीक होल्ड करो। अगर होल्ड करने के बाद भी वो ना बोल रहा तो फिर क्या कर सकते हैं, हार्ड लक है। अगर वो भी तुमको 1 हफ्ते के टाइम में तुमको शायद हाँ बोल रहा है, और तुम इसका होप छोड़ के और किसी को मेल कर दिया, वो भी तुमको हाँ बोल दिया, तो दोनों हाँ में फिर एक कोलिशन आता है, फिर हमारे पास एक कौन सा ज्वाइन करना है। और ये एक बहुत गंदा टेक्निक है, क्योंकि अगर वो दो प्रोफेसर को पता चल गया बाई एनी चांस कि तुमने दोनों के पास ही अप्लाई किया, दोनों ने हाँ बोला, अभी तुम चॉइस में, तो ये उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर ये दोनों ऑफर ही तुम्हारा जा सकता है, ऐसा भी होता है। बिकॉज साइंटिफिक कम्युनिटी इज वेरी स्मॉल एंड पीपल डू टॉक टू ईच अदर। तो ये सब मान के चलना।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ एडिशनल टिप्स है। तो ये समरी स्लाइड है बेसिकली। कॉन्फिडेंट रहना है बट हम्बल रहना है कि ऐसा नहीं है, ये म्यूचुअल डिसीजन होता है। तो वो भी तुमको लेना चाहेगा, तुम भी ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसा होना चाहिए। अगर एक तरफा हो गया तो ये नहीं होने वाला है। कौन सा रिसर्च ग्रुप करना है, क्या रिसर्च करना है, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, ये तुमको अच्छे से डिसीजन लेना है। तुम्हारा मोटिवेशनल जो जो क्वेश्चन मैंने बोला है सबका तुम्हारे पास एक क्लियर थॉटफुल आंसर होना चाहिए। थॉटफुल क्वेश्चन पूछो उसको कि जिससे उसको लगे कि तुम कितने इंटेलेक्चुअल हो, कितना तुम्हारे पास मोटिवेशन है। ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तुम्हारा टाइम लिमिट होता है, शायद 40 मिनट्स का इंटरव्यू लेगा, तो वो उस टाइम लाइन में ही तुमको खत्म करना है। प्रेजेंटेशन का टाइम अगर 15 मिनट दिया, तो उसको 30 मिनट तक ड्रैग कर दिया कि दिखाने के लिए मैंने इतना रिसर्च किया। ये खराब इम्पैक्ट निकालता है। और बी पंक्चुअल, इंटरव्यू जब बुलाता है तभी ज्वाइन करना है। और एक लास्ट टिप मैं देना चाहता हूँ, डोंट बी ए फैन ऑफ द प्रोफेसर। जो प्रोफेसर तुम उसको मेल कर रहे हो, उसका फैन बन के मेल मत करो। उसको एक क्रिटिसिज्म का पर्सपेक्ट में मेल करो कि हाँ तुम्हारा ये रिसर्च है, इसमें ये मुझे लग रहा है कि ये लूप होल है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा टाइप का तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। फिर वो तुम लगेगा कि हाँ ये आ सकता है मेरे यहाँ पे, वरना क्या मतलब है उसका। अगर तुम इस एज ए फैन हुए तो सभी ऐसे ही मेल करेंगे कि हाँ मैंने इस रिसर्च में आपका अच्छा टॉपिक लगा है, तो इसलिए मैं आपको मेल करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ तो बात है। क्योंकि पहला ईमेल, पहला एप्लीकेशन इस इंटरव्यू के टाइम पे आने तक, ये बहुत एक्चुअली ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस होता है। वहां पे तुम्हारा कितने बिग शॉट्स के पास से तुम आते हो, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, सब देखा जाता है। अगर तुम इस इंटरव्यू तक आ चुके हो, दोस्तों मान लो तुम्हारा जो बड़ा हर्डल होता है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट हर्डल है। यहाँ पे सारा बॉल तुम्हारे पास है, तुम कैसे खेलते हो इस मैच को, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान से खेलना। और ऑल द best for your interview. So, guys, thank you for your attention. Kindly do like, share, and subscribe to all those PhD aspirants who are looking forward to do a PhD in India or in abroad. We are also available in X and Instagram. So, do like, share, and subscribe. Thank you.